सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते का पहला दिन और भीगा भीगी सी सुबह, भीगा भीगा पूरा दिन रहेगा आज। और इसी के साथ ही आपको वेलकम कहते हैं हमारे आज के शो दुनिया बोल है में। कल रात हम कहें तो एक बहुत ही मज़े की रात गुजरी। कुछ लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, एक बहुत ही जश्न का सा माहौल था, क्योंकि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में जो नतीजा आया है उसमें हम सब देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने विन किया है, क्लीन स्वीप किया है PMLN को। जहाँ पे हम कहते हैं कि नून लीग का गढ़ था पंजाब, 4 मेन सीटें, वहाँ पे एक तारीखी फतह हासिल करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नून लीग के काफ़ी सारे लोग भी इस बात को एडमिट कर रहे हैं और इस चीज़ को मान रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तारीखी फतह हासिल हुई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बात कह सकते हैं कि वाकई शफाफ इलेक्शंस हुए हैं। क्योंकि देखने में आ रहा था, काफ़ी वीडियोज़ भी वायरल हो रही थी ड्यूरिंग पोलिंग के दौरान के किस तरह से थोड़ी सी धांधली भी देखने में आई, रंगे हाथों पकड़े गए, वीडियोज़ भी वायरल हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद जो नताइज हमारे सामने आए हैं, बहुत से लोग तो उम्मीद भी नहीं रख रहे थे, कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए धांधली तो होगी, पंजाब से कभी ऐसा हुआ नहीं है कि PMLN हारी हो। लेकिन जो नताइज हमारे सामने आए वो वाकई बहुत हैरानकुन थे, बहुत ही जश्न का सा समा था, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और एक और हैरत अंगेज़ बात भी थी कि रिजल्ट से पहले ही, रिजल्ट अभी अनाउंस हो ही रहे थे, लेकिन नून लीग के कैंप्स बिल्कुल खाली पड़े थे, एक बंदा भी नहीं था वहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ये एक शेर अल्लामा इकबाल का कहूँ कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम, तो ये बात गलत नहीं होगी। क्योंकि नून लीग ने अब हुकूमत में आके जिस तरह की चेंजेस की हैं, तो रिजीम चेंज का बहुत बड़ा उनके ऊपर एक सवालिया निशान था कि रिजीम चेंज का निशाना बनाया साबका हुकूमत को उन लोगों ने। और उसके बाद जो महंगाई हुई है, बिजली की परेशानी, लोड शेडिंग, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे और सिर्फ इस एक ही तरफ उनकी निगाह जा रही थी कि कोई आके हमें इस महंगाई के बुरे वक्त से निकाले। तो अवाम ने अपना फैसला सुनाया, हम सब देख सकते हैं और बहुत ही खुश है। बहुत सारी काफ़ी ट्वीट्स भी वायरल हुई हैं, बहुत सी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं लोटों की, कि लोटों को दफनाया जा रहा है। और एक आध दो वीडियोस उस तरह से भी सामने आई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर हम देखें तो बल्ले ने शेर को पकड़ा हुआ है और खूब पछाड़ा है, बुरी तरीके से पछाड़ा है। खैर इस तरह की फ़नी मिलती हैं, हम देखेंगे, अगर हमारे पास है तो हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। पूरे शो में इस बारे में बात होती रहेगी और भी बहुत कुछ लेके आए हैं अपने शो में आपके लिए, आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पे। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की हैरानकुन जीत, 15 सीटें जीतकर वजीर आला की सीट पक्की कर ली। लेकिन वजीर आला बनेगा कौन, ये अब भी बड़ा सवाल है। बादल बरस पा रहे हैं, ना आगे जा पा रहे हैं, बस कराची के ऊपर मंडला रहे हैं। हवा के कम दबाव ने महकमा मौसमियात को मुश्किल में डाल दिया। कब, कहां और कितना बरसेंगे, पेशगोई करना मुश्किल हो गई। सहराए थर पार कर ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट से मुंसलिक हो गया एक पाकिस्तानी नौजवान ने नई मिसाल कायम कर दी। आज आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। और बाबर आजम ने एक सेंचुरी बनाकर 5 रिकॉर्ड बना डाले। श्रीलंका के खिलाफ अकेले मर्दे बहरान बने हुए हैं, लेकिन जीत के लिए टीम परफॉर्मेंस की जरूरत है। जी, जैसे कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल इलेक्शन जीत गई है, ज़िमनी इलेक्शन पंजाब की। और इलेक्शन कमीशन पंजाब के इंतखाबात का ज़िमनी फैसला जो था वो मौसूल हो चुका है। तहरीक इंसाफ 15 सीटें जीत चुकी है, PMLN ने 4, जबकि 1 सीट आज़ाद उम्मीदवार ले उड़ा। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 में से 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए क्लीन स्वीप कर दिया है और अब पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन हासिल कर ली है। पंजाब में PTI की हुकूमत
बनने के बाद मरकज़ में नवाज़ लीग की हुकूमत कमज़ोर पड़ेगी या नहीं, अब नई बहस का आगाज़ हो गया है। कल होने वाली पोलिंग और नताइज आने के बाद रात भर शहर शहर खिलाड़ियों का जश्न जारी रहा। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज़ ने भी नताइज तस्लीम करते हुए उसे खुले दिल से मानने का ऐलान किया है। और मरियम नवाज़ का कहना था कि आवाम की राय का एहतराम होना चाहिए और हार और जीत सियासत का हिस्सा है। जबकि मरियम नवाज़ के इस बयान पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने भी खैर मकदम किया है। और आई थिंक इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा रिजल्ट्स अनाउंस होना स्टार्ट हुए और शुरू में 2 सीट्स अनाउंस हुई PMLN के लिए, लेकिन उसके बाद जितने भी हलकों के रिजल्ट आना सामने शुरू हुए तो वो हम क्लियर देख सकते थे कि तमाम रिजल्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ रहे थे। और जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं उसके अलावा मानने के अलावा ऑप्शन नहीं था। खैर इस तमाम बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमजद नियाजी, रहनुमा PTI से। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम अमजद नियाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो। अच्छा ये बताइए। जी जी बोलिए। जी, मैंने कहा बस अल्लाह ताला करीम है, इज्जत देने वाला है। बेशक बेशक। और उसने जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सारे कारकुनों को इज्जत दी। उन्होंने एक जबर के खिलाफ, रियासती मशीनरी के खिलाफ जो जद्दोजहद की है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि इस जबर के बावजूद जो है वो अवाम, पाकिस्तान की अवाम जीत गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं पाकिस्तान की ये जीत पाकिस्तान की अवाम के नाम करता हूँ और जमहूरियत के नाम करता हूँ। अमजद साहब ये बताइए अब कि पहली बात तो ये कल के जो नताइज सामने आए हैं उससे आप 100% मुतमईन हैं? क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि 20 सीटें हैं तो कम से कम 20 या 19 सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाएंगी, लेकिन 15 सीट्स आई हैं। तो क्या मुतमईन है इस रिजल्ट से अभी भी? पहली बात तो ये है कि बिल्कुल हम जो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 20 की 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत लेगी, बिल्कुल हमारे लिए ये भी एक बात है कि हम जहाँ से क्यों हारे हैं उसकी भी हमें वजूहात का पता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरी तरह मशीनरी जो है वो इस्तेमाल की गई, लोगों को खरीदने की कोशिश की गई, लोगों को उलझाने की कोशिश की गई, वीडियोस भी सामने और आई हैं। लोगों के ऊपर दबाव रखा गया। तो ये जो 4 सीटें हैं और आपके सामने ये चीजें, इसके बावजूद अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने 5 लूज किए, इंशाल्लाह ताला इसकी भी तहकीकात करेंगे कि क्यों हारी। चलें जी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएंगे सीएम किसको बनाएंगे? बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। देखिए जी, आज कोर कमेटी का इजलास है, उसमें जनाब इमरान खान साहब जो है वो मुस्तकबिल के मजीद फैसले करेंगे। और हमारा जो मुतालबा अभी भी वही है कि इस वक्त चूंकि मुल्क के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल है और तकाजा इस बात का है कि पाकिस्तान के अंदर जो है फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन कराए जाए, और जो हमारा इलेक्शन है वो भी है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो, ताकि ये जो क्योस है, ये जो इश्यूज उठ रहे हैं आपकी इकोनॉमी के हवाले से, आपके मुस्तकबिल के हवाले से जो फैसले करने हैं पाकिस्तान के, उसको वो सेटल डाउन होने चाहिए। अमजद नियाजी साहब, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कुछ सोचा तो होगा कि सीएम के लिए किसको नामजद करेंगे? क्या चौधरी परवेज इलाही होंगे या अपना कोई और आप बंदा नामजद करेंगे? कुछ तो बात चल रही है। देखिए इसके लिए आज जनाब इमरान खान साहब जो है वो इसके मुतालिक जो है आज कोर कमेटी में अपना इज़हार ख्याल करे, मैंने आपको बताया। और चूंकि ऑलरेडी एक चीज कमिटेड है, तो हमेशा खान साहब एक कमिटेड आदमी हैं और उन्होंने हमेशा जो है अपनी ज़बान का पास रखा है। सही। अच्छा अमजद नियाजी साहब, आप लोग हमेशा से कहते थे कि असेंबली डिसॉल्व करेंगे और आप लोग इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, जनरल इलेक्शन की तरफ। तो पंजाब में भी आपकी हुकूमत बन गई है, तो अब क्या आप लोग असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे? देखिए जी, वक्त के साथ साथ और जो पॉलिटिकल सिनेरियो जैसे जैसे बनता है उसके हिसाब से फैसले किए जाते हैं। कबल वक्त कुछ बातें होती है जो बंदा करता है, कुछ बातें जो है वो वक्त की मुनासबत के साथ, वो कहते हैं ना जी, पॉलिटिक्स ऐसी चीज है। और फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल जब सामने आए तो फिर हमें हर एक बात जो अपनी जात से हट के पाकिस्तान के मुस्तकबिल की देखनी है।
तो इस लिहाज से आज जो भी फैसले होंगे कोर कमेटी, वो मुस्तकबिल को देख के किए जाएंगे और पाकिस्तान की अवाम की मंशा के मुताबिक किए जाएंगे। सही, ठीक है जी। अच्छा जी, खबर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं हमारे साथ लाहौर से, उनको भी अपने साथ रखेंगे। हम साहब अभी हमारे साथ रहिएगा। खबर अब्बास साहब, बताइएगा कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे सामने आए, कोई सोच भी नहीं सकता था कि पंजाब से PMLN इस तरह से सीट्स हार जाएगी, इतनी ज़्यादा सीटें हार जाएगी, 15 सीट्स। क्या कहेंगे आप इस बारे में, कैसे मुमकिन हुआ ये सब? आपको उम्मीद थी? अब वर्दा देखिए कि अगर तो इन सियासी हरीफ जमातों की आपस में बात करें तो मुस्लिम लीग नून का ये मानना था कि पंजाब उनका गढ़ है, किला है, उन्हें यहाँ से कोई नहीं हरा सकता। मगर जब भी हमारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से या उनकी टीम से बात हुई तो वो बड़े इस हवाले से मुतमईन दिखाई देते थे। जिस तरह फवाद चौधरी से इंतखाबात के दरमियान जब बात हुई तो उनका कहना था कि 14 से 15 नशिस्तें हम लोग आराम से जीत लेंगे। जबकि जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब यहाँ लाहौर में आए तो उनका कहना था कि मैं जगह जगह पे जा रहा हूँ, जलसे कर रहा हूँ और जो लोगों का मैं रिस्पॉन्स देख रहा हूँ तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये 20 की 20 सीटें जो हैं तहरीक इंसाफ जीतेगी और 2 तिहाई अक्सरियत बनाकर जो है मैं इस मुल्क के मामला को बेहतर करूंगा। ये इंतखाबात से तकरीबन 4 दिन पहले हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई यहाँ पर ज़मान पार्क में, उनके घर में। तो तब उनकी उस वक्त ये गुफ्तगू थी और उनका ये कहना था कि इंतखाबात और जो है अवाम की मुंतखब करदा जो हुकूमत है वही मुल्क के मसाइल का, परेशानियों का वाहिद हल है। उम्मीद की आप बात करती हैं तो बोल टीवी के नाजरीन इस चीज़ को देखते रहे हैं कि तमाम जो चैनल्स थे, जो तमाम मीडिया था, उसका नैरेटिव एक जानिब था, मगर बोल न्यूज़ जो था वो पब्लिक का जो नैरेटिव दिखा रहा था। जब भी आवाम से जाके आप बात करते थे, आवाम खासी पुरजोश दिखाई देती थी, आवाम का रद्द अमल जो है वो आसमानों को छू रहा होता था और हर शख्स जो है वो सवाल करता था कि अगर महंगाई ख़त्म करने के लिए इस इमरान खान साहब को हटाया गया है, अगर जो है वो मुख्तलिफ जो आलमी पॉलिसीज़ हैं उनकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को हटाया गया, तो मौजूदा हुकूमत ने अभी तक क्या किया है। और आप देखें कि 15 नशिस्तें पंजाब से ले जाना, ये आप बात आपके बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल एक नाकाबिले यकीन लगता था, मगर तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन ने करके दिखाया। नहीं, क्योंकि खबर साहब ये भी सुनने में आता था ना कि जी कुछ भी हो जाए, धांधली होगी और जिस तरह की सबको पैसे खिलाए जाएंगे, ये सब कुछ होगा, उसके बावजूद भी नून लीग जीत जाएगी। लेकिन जो पंजाब से 4 अहम सीट्स हैं उसमें से 3 सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, सिर्फ 1 नून लीग जीती है। तो आगे आप क्या कहेंगे इस बारे में कि फ्यूचर में क्या पंजाब से नून लीग का सफाया हो गया है या नून लीग अब कुछ और स्ट्रैटेजी करेगी या तोड़ फोड़ करके इधर उधर से लोगों को तोड़ने की कोशिश करेगी? क्या लगता है आपको? क्योंकि बिलावल साहब ने भी इजलास तो बुलाया है ना, आज एक मीटिंग तो कॉल की है। देखिए वर्दा, जो हाल होता है ना, जो जी बिल्कुल वर्दा, जो हाल होता है ना वही मुस्तकबिल की नवीद सुनाता है। अभी हाल में आप देखें कि इन हालात में जिस वक्त जो है वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आला जो है वो हमजा शहबाज थे और 20 ऐसे अरकान असम्बली जो तहरीक इंसाफ के टिकट से मुंतखब हुए थे उनको भी मुस्लिम लीग नून ने अपने साथ मिला के जो है वो अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश की। तो इससे तो नज़र आता है कि वो 20 अफराद जो छोड़ गए, जिनको ये लगता था कि हलकों में उन्हीं की वजह से वोट पड़े हैं, वो हमेशा अपने हलकों से जीतेंगे, तो वहाँ पर भी इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो जिसको अपना टिकट देंगे तहरीक इंसाफ का वही जीतेगा, आवाम उसी को वोट करेंगे। आप देखें कि पंजाब के ये जो ज़िमनी इंतखाबात है इनमें बहुत सारे अफराद, तकरीबन इन 20 में से 15 के करीब अफराद वो थे जो इलेक्टेबल्स थे। ये वो अफराद थे जो हमेशा से अपने हलकों में जीतते आ रहे हैं। ये वो अफराद थे जो बड़े कबाइल से ताल्लुक रखते हैं, बड़े खानदानों से ताल्लुक रखते हैं, बड़े वोट बैंक से, बड़ी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, मगर वो तमाम के तमाम अफराद हारे हैं। इसका मतलब ये जाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त पंजाब के अंदर मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून के किले को तबाह करके अपना किला बनाने में कामयाब हो चुकी है। और ये तमाम अफराद, वर्दा मैं आपको बताऊं कि ये जो जिनके हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए ये वो अफराद हैं जो साबिका काबीना के वज़रा थे। वज़रा से जो है वो इनहराफ करके वो वोट देने के लिए गए थे, उसके बावजूद अवाम ने ये रद्द अमल दिया है। तो जैसे लाहौर की आप बात कर ले तो तख्ते लाहौर जो है वो हमेशा शरीफ बरादरान ने अपने पास रखा और 4 नशिस्तों पे इलेक्शन हुआ है लाहौर के अंदर, जिसमें से सिर्फ 1 सीट मुस्लिम लीग नून जीत सकी है। वो भी इस वजह से कि वहां पर भी टिकट का फैसला करने में तहरीक इंसाफ को मुश्किल का सामना हुआ। अदरवाइज जो है वो जितने भी यहाँ पर मियां उस्मान, अकरम उस्मान है 158 से, 167 से शबीर गुज्जर हैं,
170 से मलिक जहीर अब्बास खोखर है, तो बड़े अच्छा मार्जिन से खुर्रम साहब, अब उन्होंने ये बताएं शिकस्त कि दी है मुस्लिम अच्छा ये बताइए कि अब खबर साहब के सीएम कौन होगा अगला, आपके पास क्या खबरें आ रही हैं? कि अमजद साहब तो कह रहे हैं कि अभी हम देखेंगे आज के जो मीटिंग कॉल हुई है उसमें, लेकिन आपको क्या खबरें सुनने में आ रही हैं? सीएम कौन बनेगा अगला पंजाब का? देखिए वर्दा, खान साहब ने जो है हमेशा आपको पता है कि सख्त फैसले किए हैं। जब ये सारे हालात तहरीक अदम एतमाद के चल रहे थे, उससे कबल भी इमरान खान साहब अपने इत्तेहादी जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही उनको वज़ीर आला बनाने के लिए मुत्तफिक थे, मगर कोई पार्टी के इख्तलाफात थे। ये उन्होंने बात कहा कि भाई पार्टी 2-3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी इक़्तिदार के चक्कर के अंदर, जिसकी वजह से वो तब भी जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो वज़ीर आला इनका नामजद ना कर सके, मगर अब उनकी जानिब से, उनकी जमात की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही को ही तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला का टिकट दिया गया था और उस पर वो कायम है। और जो फैसला हुआ है अदालत में उसमें भी यही हुआ था कि पोल होगा। अच्छा अमजद तो इनायत साहब, 22 आप ये बताइएगा कि विफाक के लिए, विफाक बनाने के असेंबली लिए के आपकी अंदर क्या जो है स्ट्रैटेजीज हैं? कि पंजाब की तो हुकूमत आप लोगों ने अपने नाम कर ली है, अब इसके लिए क्या करेंगे? आप लोगों के कुछ प्लान्स क्या हैं फर्दर? मैंने पहले जैसे कहा कि आज कोर कमेटी की मीटिंग है, उसमें मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारे फैसले किए जाएंगे, वफाक के हवाले से और पंजाब के हवाले से, बल्कि पूरे पाकिस्तान के। हमारा जो पहला और प्राइमरी आज भी मुतालबा है कि पाकिस्तान के अंदर, मैंने पहले कहा कि फिर रिपीट करता हूं कि जनरल इलेक्शन साफ और शफाफ, ये हमारा प्राइमरी मुतालबा है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अब पाकिस्तान की आवाम को करना चाहिए, उनकी विल और विश के मुताबिक होना चाहिए। उनके नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर आने चाहिए ताकि पाकिस्तान अपने मुस्तकबिल का तयन कर सके, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से, अपनी फॉरेन पॉलिसीज के हिसाब से, अपने नौजवानों के फ्यूचर के हिसाब से, अपने किसानों के लिए, पाकिस्तान के लिए। ये बड़े फैसले करने हैं। जब तक उसके अपने नुमाइंदे नहीं है, जब तक अगर कोई दूसरा फैसले करता रहा और उसके लोग जो है वह मैनिपुलेट होकर असेंबलियों में आते रहे, तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला नहीं हो सकेगा। अब जरूरत इस अमर की है और वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमजद इनायत साहब हमारे साथ मौजूद थे और खबर ब्यूरो चीफ लाहौर मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आवाम को अपना फैसला करना चाहिए और अब आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। जिस तरह से कल हम देख सकते हैं कि लोग पोलिंग स्टेशंस पे बूढ़े, बच्चे, अपने माजूर लोग, डिसेबल लोग, स्पेशल लोग जिस तरह से आए हुए थे वहाँ पे वोट डालने के लिए। क्यों? क्योंकि अपने वोट का सही इस्तेमाल करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताने के लिए आए हुए थे। नताइज हमारे सामने हैं। खैर, इसी के साथ ही एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद बोल्ड प्रेडिक्शंस पे जाएंगे, क्योंकि हमारे शो में हमने बहुत पहले ही आपको प्रेडिक्ट करके बताया था कनान चौधरी ने कि कौन जीतेगा कौन नहीं, सितारे क्या कहते हैं। शो के बाद ज्वाइन करेंगे हमें कनान चौधरी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दुनिया बोल है। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोले। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे कन्नान चौधरी, वेरी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने हमारे शो पे 2 दफ़ा पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में देखने में नज़र आ रही है और इमरान खान की मकबूलियत में इजाफे की तमाम तर पेश गोइयाँ दुरुस्त साबित हो रही हैं। साथ साथ शहबाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने ये पेश गोई की थी कि अब हमजा शहबाज का मुस्तकबिल क्या है, उनका टाइम थोड़ा सा खराब चल रहा है। उन्होंने क्लियरली ये भी कहा था कि अनलकी टाइम शुरू हो गया है और जुलाई के एंड में और अगस्त में पाकिस्तान के लिए अच्छा टाइम है। ये पहले ही वो हमारे शो पे तमाम बातें कह चुके हैं और हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे मजीद आगे की प्रेडिक्शंस लेंगे हम कि आगे सूरत हाल क्या दिखने में मिल रही है। तो जी कनान भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं कनान भाई? आपकी पेश गोइयाँ तो साबित हो गई। आपने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, लेकिन इतनी ज्यादा सीटों से जीतेगी ये तो अनएक्सपेक्टेड था, कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक साबित हुई। मैंने ये पेशगोई की थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है वो इस इलेक्शन को विन करेगी और मेरा ख्याल है खान साहब ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इनको अच्छे खासे मार्जिन से हराएंगे। और हमने देखा कि कल हवा भी पीटीआई की ऐसी चली कि
उन्होंने वन साइडेडली सिलेक्शन को जो है वो अपने नाम कर लिया खान साहब ने। बल्ले ने डायरेक्ट क्लीन स्वीप किया है, छक्के पे छक्का लगाया है और थोड़े बहुत मार्जिन से नहीं, ठीक ठाक मार्जिन से हराया है। बिल्कुल ऐसा ही है, वन साइडेडली उन्होंने मैदान मार लिया है और बहुत बड़े बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने जो है विन किया है इलेक्शन। और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन में भी यही नज़र आ रहा था। इसमें देखें बहुत लॉजिक है इसमें, 7 के लकी अदद की खान साहब के लिए लकी नंबर 7 हमेशा उनका साथ देता है। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी मैंने कहा था कि 25 को इलेक्शन है, जमा करने से अदद 7 बनता है, खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि उन्होंने 25 को ही तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी जिसका अदद 7 बनता था। उसके बाद भी 7 के अदद ने खान साहब का बहुत साथ दिया। जैसा कि हमने देखा कि जब सेनेट के इलेक्शन थे तो 7 वोट रिजेक्ट हुए थे अपोजिशन के, जो खान साहब की फेवर में गए और खान साहब ने सेनेट का इलेक्शन भी अपने नाम कर लिया था। वहाँ पे भी 7 के लकी अदद ने खान साहब का साथ दिया था। और अगर हम कल भी देखें तो 7वां महीना था जुलाई का, और खान साहब ने आई थिंक सो दैट, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, 16 सीटें जो है मुस्लिम लीग नून ने हारी हैं, 15 सीटें खान साहब ने जीती हैं। 15 सीटें जीती हैं। हाँ 15 सीटें जीती हैं। और मुझे ये लगता है कि 16वीं सीट भी ज़्यादा उम्मीदवार वाली इनको मिल जाएंगे, तो यहाँ भी 7 का अक्सरियत के साथ ही हो जाते हैं वो। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो यहाँ पर भी 7 का अदद उनको फेवर देगा। और फिर 7वां महीना चल रहा है अभी भी जुलाई का, जो उनके लिए फेवरेबल है, तो खान साहब को यहाँ पे फेवर रहेगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक और याद दहानी करवाता चलूँ कि आने वाला जो साल है जिसका आगाज़ होगा 2023, उसको जमा करने से 2 + 0 जमा 2 जमा 3 इसको जमा करने से 7 का अदद दोबारा से आ रहा है। तो खान साहब के लिए आने वाला टाइम भी लकी नजर आ रहा है, पूरा लकी साबित हो रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि आपको क्या, आपके सितारों के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या दिखने को नजर आता है कि सीएम कौन बनेगा पंजाब का? क्योंकि ये एक बहुत अहम सवाल है कि चौधरी परवेज इलाही ही बनेंगे या कोई और नाम सामने आएगा हमारे? देखिए अभी तक किसी नए कैंडिडेट का नाम तो सामने नहीं आया। आपको याद होगा जब हमजा शहबाज ने ओथ लिया था तो सब एनालिस्ट ये कह रहे थे कि भाई बहुत स्ट्रांग हो जाएगी गवर्नमेंट उनकी, क्योंकि उनके फादर जो हैं वो वफाक में पीएम बैठे हुए हैं। लेकिन उस वक्त मैंने आपके शो में प्रेडिक्शन दी थी कि जुलाई और अगस्त का ये जो टाइम है हमजा शहबाज और उनके फादर के लिए बहुत अनलकी है। और मैंने ये वर्ड्स यूज़ किए थे कि हमजा शहबाज के लिए अपनी चीफ मिनिस्टरशिप कायम रखना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगा। और मैंने कहा था कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कायम रख पाएंगे। अब देखें वही टाइम आ गया और मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो कंटिन्यू कर पाएंगे। तो अगर मैं कैलकुलेशन की बात करता हूं तो यहाँ पे परवेज़ इलाही साहब के नंबर्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको मैं नंबर 1 पे पिक करूँगा न्यूमरोलॉजिकली, क्योंकि उनके नंबर्स की फेवर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जुलाई और अगस्त के जो दोनों मंथ हैं ये परवेज़ इलाही साहब को बहुत ज़्यादा फेवर दे रहे हैं न्यूमरोलॉजिकली। तो उन्हीं को मैं नंबर 1 पे पिक करूँगा अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या लकी कैंडिडेट सामने नहीं आता, मैं उन्हीं को पिक कर लूँगा एज ए चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनके नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं मुझे। सही। अच्छा तो आपको क्या अब मुल्क में आम इंतखाबात होते दिखाई दे रहे हैं? नहीं वर्दा जी, आपको याद हो मैंने आगाज़ में पेशगोई की थी जब सब कह रहे थे कि 7 दिन के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। मैं ये कह रहा था तब भी, अब भी उसी प्रेडिक्शन को बैक करूंगा कि मुझे 2023 के आगाज़ में ही कहीं इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं या तब अनाउंसमेंट होगी इलेक्शंस की, तब तक चीज़ें ऐसी चलेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे। लेकिन जहाँ तक आपने पाकिस्तानी सिचुएशन की बात की तो उसमें मेरी प्रेडिक्शन यही बन रही है, जो मैं ऑलरेडी भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, कि जुलाई के बाद अगस्त का जो महीना आएगा इसमें मुस्लिम लीग नून के अपने इत्तेहादियों के साथ इख्तलाफात बढ़ते हुए हमें नज़र आएंगे। और मुझे लगता है कि 21 जुलाई के बाद इस टाइम पीरियड का आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें वो तो अभी भी हमें देखने में आ रहा है कि इत्तेहादियों के आपस में इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा कनान भाई ये बताइएगा कि अभी इन हालात में अगर इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट किसकी बनती हुई नज़र आ रही है आपको? अगर इन हालात में इलेक्शंस की बात करें जो कि आपका क्वेश्चन है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब को भी कंटिन्यूसली फेवर करेंगी चीज़ें, क्योंकि खान साहब के लिए अभी प्लानिटरी पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग हो गई है। न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो खान साहब बहुत स्ट्रांग हो गए। तहरीक इंसाफ अपनी बर्थडे के बाद, जो कि इनकी 25 को आई थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा फेवर रहेगी। और मुस्लिम लीग नून के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। पीडीएम के लिए प्रॉब्लम नज़र आ रही है इंडिविजुअली, लेकिन मुस्लिम लीग नून का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो वफाक में प्राइम मिनिस्टरशिप उनके पास है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी और उनके आपस में इख्तलाफात होते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा उन्हें। नून लीग को। अच्छा जी, 24 तारीख को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं कराची में। अगला अहम मरहला जिसे हम कह सकते हैं कि ये है, तो इसमें क्या आपको सूरत हाल नज़र आ रही है बनती हुई? देखिए, यहाँ पे अगर बल्दियाती इंतखाबात की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि पीटीआई को तो डेफिनेटली फेवर रहेगी, लेकिन कराची में बिल्कुल। लेकिन सेकेंडली अगर मैं बात करता हूँ तो पीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो दोबारा से थोड़ा सा लाइमलाइट में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। जो स्पेस कराची में क्रिएट हुआ है उसको कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज करने में कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीएसपी को फेवर मिलेगी, लेकिन एमक्यूएम के लिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच। बहुत कनान चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने प्रेडिक्शंस की और काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस कनान साहब की हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से सही साबित होती हैं। आगे बेशक हमारे रब के हाथ में है, लेकिन ये भी वही बताते हैं जो सितारों के हालात होते हैं। और आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। फ़िलहाल चौधरी परवेज़ इलाही का लकी टाइम चल रहा है और आगे हम उम्मीद अच्छी ही रख सकते हैं जैसे अब तक रखी है, अल्लाह मालिक है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा गुज़िश्ता रोज़ पंजाब में जो इंतखाबी दंगल रहा, तो दूसरी जानिब शहर कायद में मानसून और बारिशों का सिलसिला भी जारी रहा है। कल शाम से शुरू होने वाली कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश आज सुबह तक जारी रही है। मौसम बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन कराची के कई इलाकों में बारिश के बाद जो देखते हैं, हम सब जानते हैं कि सूरत हाल होता है कि सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जबकि कुछ अफसोसनाक वाक़यात भी सामने आए हैं। आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा, करंट लगने के वाक़यात भी सामने आए हैं, वो भी जाँ बहक हुए हैं और कुछ ऐसे मज़ीद 2 वाक़यात भी सामने आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में हम बात करेंगे कि आगे सूरत हाल क्या है। कराची की इस वक्त सिचुएशन वो है कि बादल हमारे ऊपर हैं, काले घने बादल, लेकिन वो बरस नहीं पा रहे। वो क्यों बरस नहीं पा रहे, हम बात करेंगे। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजी मेट हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये चक्कर क्या है, बादल इतने परेशान क्यों हैं। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। ये बताइएगा कि बादल बेचारे बड़े कंफ्यूजन का शिकार हैं, परेशान हुए हैं, उनको बरसना है, वो बरस नहीं पा रहे, शायद हवा का दबाव कम है, मंडला कराची पे ही रहे हैं लेकिन बरस नहीं पा रहे। तो ये ऐसा क्या है, क्या साइकिल होती है, मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये क्या हवा का दबाव कुछ होता है या ये चक्कर क्या है? देखिए, कल तो खासे उन्होंने एक तरह से शिकायत दूर कर दी कराची वालों की। खासी अच्छी अमाउंट रेनफॉल की हुई, 67 मिलीमीटर कहीं और कहीं 35, कहीं 40, बेशतर जगहों में हुई, तकरीबन कराची के सभी जगहों में। शाम में काफ़ी बारिश हुई जी। कल तो बादलों ने खूब, जैसे कहते हैं ना, जम के दिखाया अपना रंग। तो खैर आज जो है वो उतनी हैवी स्पेल तो नहीं है। आज लाइट कहीं और कहीं मॉडरेट और किसी इक्का दुक्का जगह में थोड़ी देर के लिए तेज़ शावर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली लाइट टू मॉडरेट रेनी है। इसलिए कि जो ये लो प्रेशर था डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ था, कराची के जनूब मशरक में मौजूद था हद तक, अब वो किसी हद तक फिल हो गया है। अब डिप्रेशन से वापस वो वेल मार्क लो जिसे कहते हैं, यानी हवा का नुमाया कम दबाव आप कह सकते हैं, उसमें कन्वर्ट हुआ है और ग्रेजुअली वो मूव करता हुआ वेस्ट की तरफ निकल रहा है, ओमान के साइल की तरफ। तो उसकी शिद्दत में कमी आ गई है काफ़ी हद तक। तो इसलिए आज उतना तेज़ हैवी स्पेल नहीं है कराची, हैदराबाद और ये जो लोअर सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें। अलबत्ता दादू, जामशोरो और ऊपर कंबर, शरारत कोट और जैकोबा डिस्ट्रिक्ट में, चूँकि उधर उन एरियाज़ के साथ साथ बलूचिस्तान में खासा तेज़ स्पेल अभी भी मुतवक्के है। सरफराज साहब, ये स्पेल कब तक रहेगा? ये कराची में तो आज तक है, कराची में और सिंध, बल्कि पूरे सिंध में ही तकरीबन आज शाम तक ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद अगले 3-4 दिन तो कोई ऐसा ख़ास स्पेल नहीं है कराची में। अलबत्ता जो जनरल ट्रेंड होता है कि बादल छाए रहते हैं, सी ब्रीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी दोबारा से आज शाम से, तो उसके नतीजे में जो बादल आते हैं वो हल्की बारिश या बूंदाबांदी का सबब बनते हैं, ख़ासकर सुबह में, शाम में और रात में।
अच्छा, ये सरफराज साहब ये बताएं कि सिस्टम क्या होता है बारिश का, कि जहाँ पे बादल घने आते हैं लेकिन कुछ हवा का प्रेशर कम होता है, या गर्मी जहाँ ज़्यादा होती है, हब ज़्यादा होता है, वहाँ बादल बरस जाते हैं, क्योंकि ये सिस्टम क्या है मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप हमारे व्यूवर्स को बताएं, समझाएं। देखिए, ये बेसिकली जो मानसून की बारिश होती है ना, ये बहुत वेरिएबल होती है। किसी जगह पे यानी कोई 4-5 किलोमीटर के फासले पे भी दो मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ अमाउंट में बरसती है। उसकी वजह एक मतलब उस तरह से मालूम करने के लिए तो आपको माइक्रो लेवल पे रिसर्च करनी पड़ती है। माइक्रोमेट्रोलॉजी कल पैरामीटर्स जो हैं आप हमें आम अल्फाज में बता देना ताकि हम आम व्यूअर्स हम ऐसे ही समझ जाएं। हम देखते हैं बादल, हम कहते हैं भाई बरसने वाला है, लेकिन बरसता नहीं है, आगे भी नहीं निकल पाता, घूम रहा होता है। उसमें ये है कि जो कुछ मुख्तलिफ एरियाज जो है ना, मुख्तलिफ उनकी हीट कैपेसिटी होती है, वो मतलब डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से किसी एरिया में हवा जल्दी ऊपर उठ के ठंडी हो जाती है और इतनी ठंडी हो जाती है और उसमें मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है कि वो बादल फिर होल्ड नहीं कर पाते एज कम्पेयर टू जो दूसरी जगह होती है, वहाँ पर इतनी तेज़ी से जो हीटिंग नहीं होती सरफेस की। तो ये वजह होती है बेसिकली। और फिर कुछ एरियाज़ में आप देखते हैं कि बादलों की जो थिकनेस है ना, जैसे आज के बाद कराची में अगले 4-5 दिन जो बादल होंगे उनकी थिकनेस इतनी नहीं होगी, वो एक हल्की सी लेयर होती है जिसमें ज़्यादा से बूंदाबांदी या हल्की बारिश ही मतलब हल्की ड्रिजलिंग सी हो जाती है। अच्छा सरफराज साहब, अगला स्पेल कब दिखने में नज़र आ रहा है कराची में या सिंध में? सिंध में देखिए 22 की रात से लग रहा है अगला स्पेल। अपर सिंध में खासकर जो खैरपुर और डिस्ट्रिक्ट और सखर डिस्ट्रिक्ट के जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं जो साउथ पंजाब के साथ लगते हैं या फिर राजस्थान के साथ लगते हैं, वहाँ से हवाएं दाखिल होंगी। 22 की रात से इम्कान लग रहा है और फिर वो सिलसिला फैलते फैलते पूरे सिंध पे नीचे तक फैल जाएगा। और कराची में 24 को दोबारा इम्कान लग रहा है। 24 को जी, 24 जुलाई से अगला स्पेल आएगा। और ये स्पेल कितना ख़तरनाक होगा? ऐसे ही तेज़ बारिश होगी कि इस दफ़ा का स्पेल था तेज़ तूफ़ानी बारिशों का नहीं रहा जो सुनने में आ रहा था 15, 16, 17 को। तो अगला स्पेल कितना ज़्यादातर तेज़ होगा या कितनी ज़्यादा बारिश होगी? देखिए उसको थोड़ा करीब आने दे तो फिर अंदाज़ा होगा कुछ से। अभी तो चूँकि बीच में तकरीबन एक हफ़्ता है तो इस दौरान में कंडीशंस चेंज भी होती रहती हैं। गुज़श्ता स्पेल के लिए कराची में तो लकीली उतनी बहुत तेज़ नहीं हुई, लेकिन इंटीरियर सिंध में अच्छी खासी हुई। एक स्टेशन नौशहर फ़िरोज़ में एक स्टेशन है हमारा जो ऑब्जर्विंग स्टेशन, तो वहाँ 130 मिलीमीटर से ऊपर हुई। इसी तरह से कहीं 80, कहीं 60, कहीं दूसरी जगह पे भी 100 से ऊपर हो गई कोट डिस्ट्रिक्ट में। सही। अच्छा ये बताइए कि 14 अगस्त को अक्सर दिखने में आता है कि हम सब में झंडियाँ लगाई हुई होती हैं, पाकिस्तान झंडे लगाए हुए होते हैं, हम प्लानिंग्स करते हैं यहाँ जाएंगे, लेकिन बारिश अमूमन हो जाती है। तो इस 14 अगस्त पे आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि बारिश होगी कि नहीं? देखिए 14 अगस्त तो अभी बहुत दूर है। ये तो मैंने आपको बताया ना, कंडीशंस वेरी करती रहती हैं, तो आप कोई एक चीज़ फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ इस तारीख को होगी तो ज़रूर होगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक साइंस ऐसी है कि उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आती रहती है। और वो अगस्त के पहले शुरू के दिनों में जाके कुछ सही बेहतर आइडिया होगा कि 14 अगस्त को क्या होगा। सही। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि आगे मौसम कराची का, स्पेशली अगर हम बात करें, हम कराची में रहते हैं, डेफिनेटली इस्लामाबाद का मौसम तो बड़ा अच्छा ही होता है हमेशा, पंजाब साइड पे भी मौसम क्या खुशगवार ही रहेगा, ठंडी हवा रहेगी, या गर्मी या हब्स अब भी रहेगा कराची में बरकरार? नहीं, अब कम हो जाएगा काफ़ी हद तक। वो असल में जब सी ब्रीज रुक जाती है तो एक तरह से आपको हब्स की कैफियत बहुत ज़्यादा मिलती है। फिर चूँकि नमी तो ऑलरेडी होती है, लेकिन कुछ उसके साथ कुछ हवा चलती रही 10, 12, 15 नॉटिकल माइल की, तो फिर उतना जो है ना वो फैक्टर नहीं होता हब्स वाला फैक्टर नहीं रहेगा। यानी कि मौसम अच्छा रहेगा, हल्की सी अच्छा रहेगा मौसम, बर्दाश्त कब गर्मी बर्दाश्त हो सकती है। सरफराज साहब एक सवाल मेरा आपसे आखिरी ये है कि एक वीडियोस भी वायरल हुई हैं, बहुत ज़्यादा कुछ पिक्चर्स भी वायरल हुई हैं कि सी साइड पे हमने देखा है कि बहुत घने काले बादल आए थे और काफ़ी अरसे बाद, यानी कि सालों बाद कराची में इस तरह के बादल घने काले देखने को आए। तो क्या वो वाकई सही पिक्चर थी या जस्ट वो फेक वीडियोज़ और वायरल वीडियोज़ थी, पिक्चर्स थी? वो जो 3 दिन पहले चल रही थी ना, वायरल हो रही थी, वो बिल्कुल फेक थी। वो पता नहीं अटलांटिक ओशन का कौन सा साइल था, वहाँ कोई इस वक्त कोई साइक्लोन या हरिकेन चल रहा था। बाद में किसी ने उसको फिर वो भी उसके साथ सबूत भी दिया, तो वो फेक थी बिल्कुल। इसलिए कि उस दिन हॉक्स बे साइड पे या हमारे सी साइड पे बादल सिरे से कोई ऐसे सिग्निफिकेंट बादल थे ही नहीं। ये 3 दिन पहले की जो बात है, क्योंकि जो एक्चुअल वेदर सिस्टम था वो बहुत दूर था कराची से, 400 किलोमीटर नीचे जनूब मशरिक में। अच्छा, तो यही वजह थी कि 15, 16, 17 को बारिश नहीं हुई, बाद में बारिश थोड़ा लेट हुई, कि जब आप लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि इन दिनों में बारिश होगी, तेज़ तूफान होगा, उस वक्त बारिश नहीं हुई थी, लेकिन वो वीडियो बस वैसे ही वायरल हो गई थी।
जी, उसमें असल में देखिए पूरी पिक्चर को एज ए होल देखना चाहिए। हमने सिंध के लिए कहा था कि 14 से शुरू हो जाएगी और 18 तक रहेगी, इंक्लूडिंग कराची ज़ाहिर है। हाँ हाँ। तो इंटीरियर सिंध में यानी उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में पहले ही दिन ठीक 14 को ही इत्तेफाक से 90 मिलीमीटर बारिश हो गई थी। और फिर वेरी नेक्स्ट डे नवाबशाह में, नौशहरा फेरोज़ में, उसके साथ सकरंडे के इलाके, दादू में, सांगड़ में। सांगड़ से हमारे पास कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो नहीं है, लेकिन जो फार्मर्स हैं वहाँ से, उनसे मेरा रब्ता रहता है, तो वो कह रहे थे कि कम से कम 200 मिलीमीटर बारिश हुई होगी इधर। खैर चलें, सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार सरफराज साहब मौजूद थे, डीजी मेट। इन्होंने बताया कि जी आज के दिन हल्की फुल्की बारिश रहेगी, तो अगर समोसे पकौड़े आपने एंजॉय करने तो कर लेंगे। 4-5 दिन का गैप आने वाला है, फिर उसके बाद अगला स्पेल 24 जुलाई को होगा। और बराए मेहरबानी इस तरह की फेक वीडियोज़ और पिक्चर्स जो हैं वो वायरल ना किया करें कि इतने घने बादल तो लोग भी डर जाएं। जिसको घर से निकलना हो, किसी काम से निकलना हो, तो बेचारा निकले भी ना कि भाई अगर उस तरफ इतने सारे बादल हैं तो यहाँ भी कभी बरस पड़ सकते हैं। लेकिन फेक वीडियोज़ को अवॉइड कीजिए। खैर, इसी के साथ एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और 10 बज चुके हैं और फहीम ने हमें ज्वाइन कर लिया है। लेकिन मैं पहले दिखाना चाहूंगी फहीम के जूतों को फोकस किया जाए प्लीज। भाई सोलो में आएंगे, दिखाएं भाई, मेरे सोलो दिखाएं, जूते पैर सोलो में आ निकालें। ये सकते देखें, कहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? दिख रहा है, मास्टर में दिख रहा है। इतने चमकीले भड़कीले फहीम, ये क्या है? ये पीटीआई की जीतने की खुशी है, ये बारिश की खुशी है, इतने नियॉन कलर्स आप पहन के आए, क्या आप अंधेरे में भी चमके? देखिए, मैं इंस्पायर हो चुका हूं अब इमरान खान साहब की पर्सनालिटी से, ठीक है ना। एक तो वो बहुत ज्यादा माशाल्लाह प्यारे प्यारे कलर्स पहन रहे हैं। मैं उनका कोई कलर पहनता तो ऐसा लगता, मुझ पे अच्छा नहीं लगता, वो जाहिर सी बात है। तो मैंने कहा कि मैं एक ऐसा कलर लेकर आता हूं जो कि ज्यादा भड़कीले कलर लेके मैं उनसे ज्यादा, मैं चाह रहा हूं कि सर कंपटीशन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ खुशी का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कल जो हमने पंजाब इलेक्शन का रिजल्ट देखा है और हमें पता चला है कि लोटे टूट गए और मुस्लिम चावल जो है उन्होंने लोटे दफन हो गए, मुस्लिम चावल ने उनका रिप्लेस कर दिया है। तो इस खुशी में हमने कहा कि थोड़ा सा हम भी जो है वो खुश हो जाए। लेकिन मजे की बात आपको मैं बताऊं कि अगर आप उन 15-16 जमातों के जमकट्ठे को देखें जिन्होंने मिल के इनके अगेंस्ट लड़ा था ये इलेक्शन, तो उनके बारे में जो है वो गालिब साहब ने क्या खूब कहा है कि जी हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। और बड़ी ही प्यारी सी जो है वो गज़ल गालिब साहब कह गए इनके लिए। पर मैं तो ये कहूँगा कि जी हमारे जो एंकर्स बिरादरी के लोग हैं वो बड़े नाराज़ हैं, बड़े नाला हैं इस जीत से। काफ़ी सारे लोग मैं ये ऐड कर दूँ, आंसू भी निकले हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बेचारे उदास हो गए, अपसेट हो गए। पाकिस्तान की बहुत बड़ी एंकर्स जो हैं वो जिन्होंने ट्वीट भी किया था, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा कि जी 18 सीटें जो है वो हम जीतेंगे, 2 सीटें सामने पार्टी जीतेगी। पर हो ये गया है कि इसका बिल्कुल रिवर्स हो गया था कल रात तक। लेकिन अब 15 पर जो है अगर हम इत्तेफाक करें तो एक आज़ाद उम्मीदवार भी है, मिला के 16 हो गए। तो ये कुछ पार्टी का नाम शायद उन्होंने गलत बता दिया था, बाकी उनकी प्रेडिक्शन काफी हद तक सही रही है। मैं चाहूंगा कि अगले प्रोग्राम में कन्नान चौधरी की जगह उन्हें हम लें और उनसे प्रेडिक्शंस करवाएं। उनका टाइपिंग एरर भी हो सकता है फहीम। टाइपिंग एरर हो सकता है, लेकिन वो माशाल्लाह इतनी बड़ी एंकर हैं कि उनसे टाइपिंग एरर जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इट्स अ ह्यूमन एरर, ठीक है जी। इसके साथ साथ एक और एंकर हैं जो कि पता नहीं क्यों कल प्रोग्राम में आप दीदा हो गई और ट्विटर पे वो ट्रेंडिंग पे भी जा रही हैं। आप देख भी सकते हैं, कभी जुल्फे बना रही हैं, कभी आंसू छुपा रही हैं, कभी तबस्सुम चबा रही हैं। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं, बस अभी एक टपका, अभी उधर से 2 टपके आंसू, अल्लाह बस अकबर, इतना बुरा हाल। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इसलिए हम आपको बताते चले कि देखिए 15 सीटें जो है वो पीटीआई ने जीत ली हैं, ये अब बात सच है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और दूसरी बात जो कि चाहूंगा कि आपने ये करना है कि आपने किसी मासूम आदमी का दिल नहीं दुखाना है। और जब मैं ये बात कहूं तो मेरी मुराद वसीम अकरम प्लस यानी हमारे एक्स सीएम पंजाब गुलजार साहब हैं। वो बेचारे बड़े मासूम और भोले इंसान हैं, उनका बड़े लोगों ने दिल दुखाया और आज उनकी हाय लग गई। ये आप देख सकते हैं, तो हाथ उठा के दिल दुखाया। हाँ, चौधरी साहब ने, क्योंकि अगले सीएम हो सकता है पंजाब के चौधरी साहब ही हो और उनकी बद्दुआ भी लगी। आपको पता है हमारे शो पे अभी सुबह कनान ने दुबाज प्रेडिक्शन की है कि चौधरी साहब का बहुत स्ट्रॉन्ग लकी नंबर आ रहा है कि वो सीएम हो सकते हैं पंजाब के। अच्छा, वो तो ये इनके लोटो के साइड पे होने से पहले भी सीएम वही थे, अनाउंस कर दिया गया था कि चौधरी साहब। लेकिन फिर जो सूरत हाल रही असेंबली में वो हम सब जानते हैं कि हमजा शहबाज किस तरह से आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर अब उनके लिए बहुत लकी टाइम चल रहा है, लेकिन इस वक्त विफाक का क्या होगा, पीएम साहब का क्या होगा, हम ये भी हमजा शहबाज के साथ भी मेरी जो है वो हमदर्दी है, क्योंकि देखें पापा जो है वो पीएम बन चुके हैं
और बेटे को सीएम बनने नहीं दे रहे। वो जब भी सीएम बनने के करीब आते हैं उनसे छीन लिया जाता है। मतलब ये कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है। आपने वो कहावत सुनी है, हाथ को आया और मुंह ना लगा? ऐसा ही लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई उन्हें मुंह नहीं लगा रहा। आई मीन अब हम जहां पर बात हो रही है इतनी कामयाबियों की, तो आपको हसन अली साहब की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट बहुत जबरदस्त सीरीज चल रही है और आपको बताएं कि हसन टी-शर्ट पहन के आए हैं इसीलिए ग्रीन टी शर्ट आज देखिए हर जगह पोस्टर भी है आपकी, हाँ क्रिकेट भी है, बारिश भी है और पीटीआई भी जीती है। हर तरीके से जो है मैं बड़ा वाइब्रेंट चल रहा हूँ और इससे पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है मुझ में। तो पॉजिटिव फीलिंग अगर आपको दिखाएं तो हसन अली को आप देख सकते हैं पॉजिटिव फीलिंग के साथ विकेट लेने के बाद उनका रक्स जो है वो इतना खतरनाक हुआ है कि जी हमें जरका याद आ गई। जरका फिल्म के अंदर वो गाना था ना कि रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। अब आपको इनकी जंजीर दिखाते हैं जो कि इन्होंने पहनी, लेकिन शाहीन की बॉल पे, ये अपनी बॉल पे विकेट इन्होंने ले लिया, हालात बदल गए और ये वक्त बदल गया, हालात बदल गए, माहौल बदल गया, वो तुम ना रहे, हम ना रहे, कैच ड्रॉप करने की ओवर एक्साइटेड हो गए मुझे लग रहा है। मेरे ख्याल में जो रीत है ना उनकी कैच ड्रॉप करने की शाहीन की बॉल पे, वो बरकरार है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था 2019 में, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। T20 था आई गेस वो, हाँ उसमें इन्होंने कैच ड्रॉप किया था, बॉल भी शाहीन की बॉल पे थी। ये शाहीन से इनका मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लैश चल रहा है। आई डोंट नो कि क्लैश है या नहीं। सितारे दोनों के मैच नहीं कर रहे आपस में, मुझे यही लग रहा है। सितारे भी मैच नहीं कर रहे और हसन अली कैच भी नहीं कर रहे, तो पता नहीं ये क्या हो रहा है। खैर आई एम अ पोएट एंड डिडंट नो इट। वाह यार, ना मैच ना कैच, गुड। तो ये बेहतरीन चल रहा है। इनके ऊपर शायकीन बड़े नाला है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों उन्होंने इतनी एक्सपेक्टेशन रखी क्यों थी हसन अली से जो उन्हें नाराज होना पड़ा। कुछ लोगों ने ट्वीट्स किए, बहुत ज्यादा ट्वीट्स हुए, बहुत अच्छे ट्वीट्स हुए, कुछ ट्वीट्स आपके लिए लेकर भी आए हैं। आइए आप दिखाते हैं जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। दिस टू शैल पास, स्टे लेजी, हसन अली। अच्छा ये बड़ा जबरदस्त ट्वीट है, इसकी आपको बैकग्राउंड स्टोरी में बताऊं। ये कल इमरान खान साहब ने भी किया था नवाज शरीफ साहब के लिए, दिस शैल टू पास। अच्छा माफ कीजिएगा, वो असल नहीं था, वो असल बाबर का था, कोहली के लिए जी। अच्छा ये हसन अली परमानेंट हूं सर, हसन अली ड्रॉपिंग इंपॉर्टेंट कैचेस बी लाइक, सर जी मैं परमानेंट हूं। हाँ जाहिर है परमानेंट है, नवाज थोड़ी है ये जिनको बार बार बेचारे को टीम से निकाला जाए, लाया जाए, तो ये तो परमानेंट है। अगला ट्वीट, ओके जी, ये तो बहुत सारा कुछ लिख दिया इन्होंने। शाहीन शाह एंड हिज लव स्टोरी विद विकेट इन ओपनिंग स्पेल इज परमानेंट। ओके आगे क्या लिखा है? हसन अली एंड हिज लव स्टोरी कैच ड्रॉप। ये इन दोनों की लव स्टोरी एज परमानेंट। हाँ ये इज परमानेंट, वेरी गुड। अगला ट्वीट, एक इसमें ट्वीट है, ये बड़ी मेरा फेवरेट ट्वीट है, ये बड़े मजे का ट्वीट है। मेरा कैच मेरी मर्जी। भाई छोड़ दिया मेरी मर्जी, आपका क्या जा रहा है भाई, क्यों आप इतने कमेंट्स कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है ये उन लोगों की बददुआएं लग रही हैं जिनकी चादर में घुस के ये खाना डिलीवर कर रहे हैं। इस फोटो में भी आप देख सकते हैं, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, चादर में घुस के खाना लेके मैं ले आया हूं जी। तो ये उन्हीं की बददुआ लगी है इन्हें, जिसकी वजह से कैच इनका ड्रॉप हो रहा है। खैर कैच ड्रॉप के साथ साथ एक मजे की चीज ये भी चल रही है कि मैच को लेकर के बहुत सारे लोग एक्साइटेड है, क्योंकि श्रीलंका में जो है वो बड़े अरसे बाद जो है हम मैच खेलने के लिए जा रहे हैं और 79 इस वक्त स्कोर चल रहा है और 2 खिलाड़ी आउट है श्रीलंका के, और नवाज ने इन दोनों विकेट्स को लेने का एजाज अभी तक हासिल किया हुआ है। बहुत ही अच्छे बॉलिंग अटैक चल रहा है हमारा, लेकिन हमारे बैट्समैन कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। कल का भी अगर आपको नतीजा बताएं तो 218 पे पूरी टीम आउट थी, जिसमें 115 के करीब जो है वो कप्तान के अपने रन्स थे, बाबर आजम के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की भरमार 118 तकरीबन 115 मुझे कंफर्म कर दीजिए प्लीज। 115 के 118 रन थे जी, बाबर आजम ने अकेले ही बनाए थे। 119 ना आपका ना हमारा बाजी, 119 कर ले, ये हो गया, बीच का सेटिंग कर लेते हैं। 119 रन से बाबर आजम ने अकेले ही बनाए। 119 रन जो है वो बाबर के थे। बाबर के पास माशाल्लाह से इस वक्त बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुके हैं, 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसके अंदर श्रीलंका में सेंचुरी बनाने वाले कप्तान का रिकॉर्ड भी बाबर आजम के पास आ गया है। 10,023 तरीन रन्स बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं, और ये कोहली से पहले इन्होंने जो है वो अगर आप इनकी एवरेज देखें तो कोहली से पहले जो है वो बना लिए हैं। साजिद खान साहब हमारे साथ इस पर बहुत ही बेहतरीन राय भी अपनी देंगे और उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम सलाम, आप दोनों बहुत बहुत सलाम। और वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू साजिद साहब। पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर भी ये बात उठाई जा रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये बात की जा रही है, अजहर अली टीम में बाबर आजम की दोस्ती की वजह से है या परफॉर्मेंस की वजह से? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अजहर अली को 100 टेस्ट खिलाने हैं, इसलिए उनको टीम में रखा हुआ है। पिछले 2 साल से उनकी इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं है,
क्योंकि काफ़ी अरसे से पंजाब से कोई भी 100 टेस्ट खेलने वाला प्लेयर आया नहीं है, तो 100 टेस्ट खिलाना इन्होंने जिम्मेदारी समझी हुई है। 100 टेस्ट उसको खिलाना बहुत ज़रूरी है। असद शफी को ड्रॉप कर दिया गया। इसी तरह आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया, जिस तरह हर शोबे में आपने कवर किया, पाकिस्तान क्रिकेट में मेरिट का खुला खुला कत्ल कर दिया गया है। फवाद आलम रीढ़ की हड्डी बन के सामने आए, बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, और जिस तरह उनकी अगर टीम उनको ड्रॉप किया गया तो मैं ही समझता हूँ खुला खुला मेरिट का कत्ल कराची के लड़कों के साथ हो रहा है। कोई कहने वाले साबिक कप्तान सरफराज अहमद के साथ जो ज्यादती की गई है, हसन दोस्तियों के दोस्ती की वजह से खेलना, इस पिच पे 3 फास्ट बॉलरों को खिलाना बहुत बड़ी ज्यादती है, हिमाकत है, और पाकिस्तान की मैनेजमेंट पैनिक हो गया। अगर आपने जिस तरह आपने बताया, देखिए बाबर ने तो वर्ल्ड क्लास इनिंग खेली है, बाबर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 25 सेंचुरी बनाना किसी भी खिलाड़ी के लिए मामूली बात नहीं है। उसने आज पाकिस्तान की तरफ से 7वीं टेस्ट सेंचुरी बनाई है, और पाकिस्तान का वाहिद क्रिकेटर है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, अगर बाबर ये 119 रन नहीं बनाते और 70 रन की पार्टनरशिप बनाते, कल पाकिस्तान टेस्ट मैच हार जाता। और आज हम इसमें बात कर रहे होते, मगर जिस तरह बाबर ने इनिंग खेली है, मगर दूसरे खिलाड़ी अगर क्या कर रहे हैं, अगर अजहर अली की बात करूँ, रिजवान की बात करूँ, और जिस तरह उन्होंने नवाज को खिलाया है, ऑलराउंडर। नवाज ऑलराउंडर नहीं है, खुदा के वास्ते फ़हीम को भी आपने इस तरह टीम में रखा था, फ़हीम बेहतर ऑलराउंडर थे, मगर आप मुझे बताइए शान मसूद वहाँ मौजूद थे। फवाद आलम के साथ क्या मसला है सर? आपने फवाद आलम का जिक्र भी किया है, मैं चाहूंगा कि हम क्योंकि पाकिस्तान के जो क्रिकेट शायकीन है वो फवाद आलम को बहुत पसंद करते हैं, फवाद आलम को क्यों इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, क्यों नहीं खिलाया जा रहा? उनकी दोस्तियां नहीं है, या जो हमारा बोर्ड है उनसे उनकी इतनी अच्छी कोई संगत नहीं बन रही है? क्या एरर क्या है? देखिए 2009 में जिस तरह फवाद आलम आए, 10-11 साल बाद कमबैक करते हैं, तारीख बना देते हैं, 4 सेंचुरियां हर टीम के खिलाफ बनाते हैं, और यकीनी तौर पर 250 करते हैं, तो ये पाकिस्तान की तारीख उन्होंने दोहरा दी और वर्ल्ड रैंकिंग में आ जाते हैं, ICC टेस्ट चैंपियन की टीम में वो आ जाते हैं। देखिए ये चीज़ की कोई भी किसी के जहन में नहीं था। फवाद आलम जिस तरह के स्पिनर को खेलते, इस टाइम कोई भी इस तरह स्पिनर पर खेलने वाला प्लेयर वो पाकिस्तान टीम में मौजूद नहीं है। अजहर अली एक बोझ की निगाह पर उसको अपने टीम में खिलाया, और जिस तरह अजहर अली आगे खेले, और अजहर अली जिस तरह आउट हुए, 3 रन पे आउट हो गए 41 गेंदे खेल के। जी मैंने कहा 3 रन पे आउट हो गए 41 गेंदे खेल के। बिल्कुल, ये देखे ना, ये ज्यादती, और इंग्लैंड में खेलते हुए आ रहे थे, उनको उतनी प्रैक्टिस नहीं थी। फवाद आलम टोटली यहाँ पर आपको याद होगा टेस्ट डेब्यू का आगाज करते हैं और सेंचुरी बनाते हैं, तो ये चीज को देखना चाहिए। 41 सेंचुरियां उनकी मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास में 13,000 के करीब उनके रन, बहुत ही क्वालिटी प्लेयर थे, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी थे। मगर पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान ने खुला खुला मेरिट का कत्ल किया, जिस तरह टीम सिलेक्शन कमेटी जिस तरह टीम खिलाई है, इस तरह की टीम नहीं खिलानी चाहिए। आप देखें जिस तरह आगा को खिलाया, आगा ठीक है नौजवान टैलेंटेड प्लेयर है, इस तरह टेस्ट कैप नहीं बांटी जाती है। टेस्ट मैच में आप देखें बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर आपके पास मौजूद थे, कोई स्पिनर पर कोई अच्छा खेलने वाला था, फवाद आलम थे, सरफराज से, तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के पास मौजूद। रिवर्स स्वीप मारना ये एक आर्ट होता है, मगर हमारे आप देखें सिवाय रिजवान के अलावा कोई स्वीप मारने वाला प्लेयर नहीं है। मगर पाकिस्तान साजिद साहब ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर हम बॉलिंग की बात करें तो श्रीलंका के जो बॉलर हैं परबत जयसूर्य, उन्होंने 5 विकेटें ली हैं और कामयाब रहे, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को फतह के लिए किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए? अब देखिए पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए, ये वो टीम है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी श्रीलंका में हराया। श्रीलंका का मोराल बहुत हाई है, उन्होंने टेस्ट डेब्यू में 12 विकेटें हासिल की, और जिस तरह उन्होंने 5 आउट किए, तो श्रीलंका तो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है हम अपने ग्राउंड में, होम ग्राउंड है उनका। अपर है, पाकिस्तान ने 4थी इनिंग खेल ली है, और आपको पता है पिच बहुत ज़्यादा गैर मियारी हो गई है, पिच गड्ढे पड़ रहे हैं, और जहां बॉल ब्रेक होता है वहाँ निशान छोड़ जाती, तो पाकिस्तान टोटली अंडर प्रेशर आ गई कि सिवाय बाबर के अलावा कोई भी टीम में ऐसा बैट्समैन फॉर्म में नजर नहीं आ रहा। मगर पाकिस्तान को अगर गेम में जीतना तो बहुत जल्दी इनको आउट करना पड़ेगा श्रीलंका को। श्रीलंका अगर मजीद 240 रन बना जाती है तो पाकिस्तान की टेस्ट मैच हार जाएगा, ICC टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट है और पाकिस्तान खो देगा। देखिए पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, पाकिस्तान की टीम जो थी उसको सही खिलाते, पाकिस्तान ने टीम सही नहीं कराई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात होगी। जिस तरह आपने देखा
हम पिछले 2T20 में भी आपने देखा होगा सेमीफाइनल में हसन ने कैच छोड़ा जिसके वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। शाहीन शाह अफरीदी ने 18 रन दिए थे। शाहीन शाह अफरीदी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए नजर है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस तरह मैं समझता हूँ अपनी दोस्तियां निभाएंगी तो पाकिस्तान को सर फील्डिंग को सही करना होगा। बॉलर्स अपना काम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन फील्डर जो है हमारी टीम जो है टीम बनकर इस बार खेलते हुए हमें नजर नहीं आ रही है। अच्छा ये बताइएगा सानी साहब के श्रीलंका में इस वक्त सियासी हालात जो है वो कुछ ठीक नहीं है, अदम इस्तेकाम की सिचुएशन है वहां पर। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ऐसी भी कोई खबर गर्दिश में है कि एशिया कप 2020 जो है 2022 वो यूएई शिफ्ट किया जा रहा है श्रीलंका से? देखो इंपॉर्टेंट सवाल है। एशिया कप बांग्लादेश में होगा, यू में होगा, दो शारजा दुबई में होगा, और पिछले अगले 4 महीनों में पाकिस्तान का शेड्यूल बहुत टाइट है और एशिया कप बहुत इंपॉर्टेंट। एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी खबर मेरी खबर बिल्कुल 100% है। पहला ऑप्शन बी जो है वो बांग्लादेश है, मगर उसके अच्छा इंडियन मीडिया पे ये खबर चल रही है सारी साहब कि दुबई में होगा, ये फाइनल हो गया है, ये इंडियन मीडिया कोट कर रहा है। 100% होगा और लोग भी चाहते हैं, वहां भी चाहती है दुबई शारजा में हो, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश की विकेट और बगैर बिहारी है, वहां तो रिजल्ट आता ही नहीं है, मगर दुबई शारजा में बेहतर विकेट होंगी और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। असल मकसद ये है पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जो लोग एंजॉय करें और दुनिया में टीवी राइट जिस तरह देखे जाते हैं समझते हैं उसकी बहुत ज्यादा हाइट बढ़ी। जिसने अभी आज देखा होगा आपने विराट कोहली बाबर का जिसमें ट्वीट हुआ है, पूरी दुनिया जिस पावर की इस कोशिश को उस ट्वीट को सराहा जा रहा है। देखिए ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है। बाबर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर मौजूद है, वर्ल्ड क्लास कप्तान बन के सामने आ रहे हैं, मगर टीम एक टीम गेम है। बाबर का अकेले का गेम नहीं है, दूसरे लड़कों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जिस तरह उस तरह के शऊर शकील की मैं आपको मिसाल देते चलूं, उसका ताल्लुक भी कराची था, उसका कसूर क्या था? उसको अब टीम में पिछले 12 महीने से घुमा रहे तो खिला क्यों नहीं रहे? अगर ठीक है फवाद आलम को आपने नहीं खिलाना तो सऊद शकील को खिला देते। तो सऊद शकील तो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, वो भी बहुत अच्छे स्पिनर को खेलता है, मगर वही आपको मैं बात करूंगा ये दोस्तियां निभा रहे। जिस तरह आप देखें श्रीलंका ने भी 2 विकेट कीपर खिलाए ना, सरफराज अहमद जो साबिक कप्तान है उनको 5-50 करते हैं, 100 बनाते हैं श्रीलंका के खिलाफ और स्पिनर बेहतरीन खेलते हैं। तो यहाँ भी मेरिट का खुला कत्ल किया गया है। मिडिल ऑर्डर में आप सरफराज को ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब और आपका बहुत अच्छी बातें बताते हैं और बहुत खुल के बात करते हैं। साहिर साहब हमेशा मुझे इनका जो तजिया होता है क्रिकेट पे हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि जिनको समझ भी ना आए वो क्लियरली समझ जाते हैं। लेकिन अभी भी आप देखें कि यही हो रहा है कि हमने इतनी जबरदस्त फतह हासिल की, 10 विकेटों से हम जीते इंडिया से और तारीख रकम कर दी। मतलब हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हो सका जैसा पाकिस्तान ने परफॉर्म किया था। और अब अगर हम टीम में थोड़ी सी झोलझाल देख रहे हैं तो ये बहैसियत क्रिकेट लवर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमसे ट्वीट भी कर रहे हैं। बाकी जहाँ इन्होंने ट्वीट का जिक्र किया बाबर आजम के, उसमें अच्छी बात बाबर आजम की बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने विराट कोहली को हौसला दिया और विराट कोहली भी एक बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी इसका रिप्लाई फौरन किया और शुक्रिया अदा किया बाबर आजम का। ये उनकी भी बहुत अच्छी बात है। खैर इसी के साथ एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया है कहीं? बिल्कुल जरूरी है। नाज़रीन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है। मैं हूं आपका होस्ट फ़हीम खान, मेरे साथ मौजूद हैं वर्दा। अभी तक आपने आज सुबह की सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन आपको ये बताते चले नाज़रीन के 3 चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर एक पार्टी की बुनियाद भी रही, और वो है रोटी, कपड़ा और मकान। ये ज़रूरियात ज़िंदगी है और जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। और इसके अलावा हुकूमत चलाने के लिए क्या ज़रूरी है? हुकूमत चलाने के लिए क्या जरूरी है आप बताइए? टैक्स जरूरी है। और आपको बताते चलें आगे के नई हुकूमत की बहुत सारी नई पॉलिसियों में एक नई पॉलिसी रियल स्टेट के लिए जो फाइनेंस बिल में इजाफी टैक्स भी हैं, जिन्हें रियल स्टेट शोबे से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी हजरात ने मुस्तरद कर दिया है। इसी हवाले से एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। टैक्सेस की जो है वो बारिश की जा रही है हमारे ऊपर, लेकिन देखते हैं कब तक, जब तक दम नहीं निकलता है तब तक 1% से 2% कर दिए तो इस पर बहुत सारी और मल्टीपल इंडस्ट्रीज पे भी असर पड़ेगा। डेफिनेटली 74 कनेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं और इसकी डिटेल पर बात करने के लिए हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं। मोहम्मद एहसान मलिक साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं इसी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के मामले में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम। एहसान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो 2% हुआ है टैक्स फाइलर्स पे,
हमेशा नॉन फाइलर्स को जो है वो टारगेट किया जाता है। इस बार गवर्नमेंट ने फाइलर्स को टारगेट किया है। ये फाइलर्स तो वो लोग हैं जो कि अपना टैक्स पूरा साल जो है वो दे रहे हैं, हर वक्त दे रहे हैं, और इनके पास तो रिटर्न्स भी आ रहे हैं इसके। ये फाइलर्स को इस मरतबा टारगेट क्यों किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितोई साहब, बेसिकली फाइलर्स को भी टारगेट किया गया और नॉन फाइलर्स को भी बड़ा टारगेट किया गया। शायद आपने नजरों से गुजरा होगा, फाइलर का तो 1% से 2% रेज दिया है, जबकि नॉन फाइलर को 250% रेज दिया गया है, 7% जो कि फाइनेंस बिल के एक्ट में लिखा गया है। जबकि एफबीआर ये क्लेम करता है, जो प्रपोज था कि वो 5% होगा। अब जब चेयरमैन एफबीआर से इस पे क्लैरिफिकेशन ली गई तो उनका नहीं, ये 5% है और ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स है। अब ये समझ नहीं आती, इतना बड़ा अदारा और ऐसी मिस्टेक्स जो कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक व्हील को जैम करके रख दिया है। आज के दिन में मतलब 29 जून का बजट पास हुआ है, आज 18 जुलाई है। ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक अभी तक इनसे मैनेज नहीं हो रही। उसके बाद ये जो अभी आपने रिपोर्ट पेश की डीम्ड रेंटल इनकम वाली, ये इतना बड़ा ब्लंडर है। मतलब इसके ऊपर ऑनरेबल जस्टिस काजी फाइज ईसा की जजमेंट अवेलेबल है कि जो भी आप टैक्स इंपोज करेंगे उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं डाल सकते। इन्होंने पिछले साल पे डीम रेंटल इनकम लगा दी। इसी वजह से इन्होंने कहा कि 30 सितंबर 2022 तक की रिटर्न आप फाइल करें ताकि ये लोग पैसे इकट्ठे कर लें। मैं ये समझता हूँ कि जो कल का इलेक्शन हुआ है इसमें बयानिया एक साइड पे रह गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो पॉलिसीज थी, जो बजट में उन्होंने इंपोज करने की कोशिश की, बेसिकली लोगों ने उसको अपोज किया है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो रिएक्शन आया है बाजार में और वोटिंग के थ्रू लोगों ने अपना एग्रेशन दिखाया है। दूसरी एक और चीज जो मैं यहाँ पे आपके चैनल के तवज्जो से जितोई साहब कहना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, तमाम लोग कहते हैं अनडिक्लेयर्ड अमाउंट इस रियल एस्टेट सेक्टर में पार्क होती है, और हमारा हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि ये अनडिक्लेयर्ड अमाउंट बनाता कौन है। एक नई स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं कि सहराए थर पार कर ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट से मुंसलिक हो गया है, क्योंकि एक पाकिस्तानी नौजवान ने एक नई मिसाल कायम कर दी है। ये नौजवान कौन है और इनकी कहानी क्या है? हमारे साथ ऑनलाइन भी मौजूद है, उन्हें वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो प्रदीप। थैंक यू सो मच। अच्छा प्रदीप, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो अमेज़न के लिए आप प्रोजेक्ट आपने बनाया है, जिसकी वजह से आप इतने मशहूर भी हो चुके हैं, सहरा के ज़करबर्ग भी बन चुके हैं, इसका इनिशियली और इनिशिएटिव जो इसका स्टार्टअप का था वो बताइएगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और आपने ये मैकेनिज्म किस तरीके से अडॉप्ट किया? सर, जैसे कि मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ और पिछले 12 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब भी मैं गाँव जाता था, क्योंकि मैं दुबई भी रहा, मैं अमेरिका भी रहा, दुनिया घूमा, फ्रीलांसिंग से सारा कुछ मैंने अर्न किया। तो जब भी मैं गाँव जाता था तो वहाँ पे बड़ी जो आईटी ग्रेजुएट जो यूथ होती थी वो भी फारिग बैठी होती थी, कोई उनको काम नहीं होता था, ना उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जॉब करने के लिए उनको दूर जाना पड़ता है, तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद आना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा, ये मैंने पहले सोचा हुआ था, लेकिन कोविड के दौरान चूँकि हर बंदे के मुँह पे फ्रीलांसिंग थी, तो कोविड के दौरान ही मैंने कहा कि मैं क्यों ना एक इदारा बनाऊँ जहाँ पे मैं अपने थर के बच्चों को, जो कि अच्छे पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स भी हैं, तो उनको क्यों ना फ्रीलांसिंग सिखाई जाए और घर से बैठ के वो कमा सकें। सही। बस फिर अच्छा प्रदीप साहब, ये बताइएगा कि 2 साल में कितने नौजवान कंप्यूटर की तालीम हासिल कर चुके हैं और आपके इस इदारे से जो आप प्राइवेटली काम कर रहे हैं से मुंसलिक हुए हैं, और आगे फ्यूचर क्या देखते हैं आपके, क्या चेंजेस मजीद बेहतरी की तरफ आ सकती हैं थर पारकर में? मैम, अभी तक 200 प्लस जो बच्चे पढ़ चुके हैं और अभी भी 50-60 के करीब पढ़ रहे हैं। तो अभी 2-3 कोर्सेज हम करा रहे हैं, तो उसमें बच्चे आ रहे हैं और अभी जो है डेली मतलब कोई ना कोई हमारी सक्सेस स्टोरी आ रही है, उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं 5 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अमेज़ॉन के जो आपका प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, वो अमेज़ॉन है?
Amazon के स्टोर्स को आप यूज कर रहे हैं? नहीं, हम Amazon ई कॉमर्स पे नहीं काम कर रहे। ई कॉमर्स ट्रेनिंग हम जरूर देते हैं, हम प्रॉपर फ्रीलांसिंग पे काम करा रहे हैं, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज देते हैं बच्चे, उनको ट्रेनिंग देते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की, वेब डेवलपमेंट की देते हैं, मोबाइल ऐप की देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की देते हैं। तो वो सीख के फिर वो फ्रीलांसिंग मार्केट जैसे फाइवर, अपवर्क हो गया, उनकी ट्रेनिंग देते हैं हम, तो वहाँ पे वो काम करते हैं। तो ये थर पार्कर में रहते हैं ये बच्चे आगे काम कर रहे हैं या मजीद थर पार्क से आगे भी जाके काम कर रहे हैं? थर पार्कर में ही रहते हैं और हमारी माशाल्लाह से अच्छी सक्सेस स्टोरी बन रही है। अभी एक बच्चा हमारा जो है जल्दी जो वो अब्रॉड जाएगा, जॉब ऑफर है उनको। सही, चलिए यानी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा प्रदीप, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने बताया कि आपके पास तकरीबन 200-250 बच्चे जिनको आप अभी तक पढ़ा भी चुके हैं, उनके कोर्सेज भी चल रहे हैं। अभी कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट जो कि आप मुझे बता सकेंगे जो कि उन बच्चों ने इंडिविजुअली किसी एक बच्चे ने कंप्लीट किया हो या बनाया हो, या उनकी सक्सेस स्टोरी, वो स्टोरी जो कि इस वक्त सर्कुलेट नहीं हो रही? सर अब इसमें यह है कि क्योंकि ये सारी जो चीज़ें क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, अभी हमारा जो हमारे साथ ट्रेनर भी है जो सुनील कुमार, वो तो फ्रीलांसिंग, वो तो माशाल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल फ्रीलांसर, अभी कोई $20,000 से ऊपर वो अर्न कर चुका है और वो अब हमारे पास ट्रेनिंग भी देता है। तो वो भी माशाल्लाह, और क्लाइंट के प्रोजेक्ट जो के होते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं। अभी तक वो पर प्रोजेक्ट जो है कभी कोई $200 का होता है, कोई $50 का होता है। तो एज सच कोई प्रोडक्ट उनका अपना नहीं बनाया, वो क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। तो वो फिर ऐसा, बाकी ये है कि वो सारे और भी बच्चे काम लेकिन कर रहे इन फ्यूचर ये हम देख सकते हैं कि आगे बनेगा, क्योंकि आपने मोबाइल ऐप्स का भी जिक्र किया, तो डेफिनेटली वो मोबाइल ऐप्स जो बनाएंगे वो होगी तो क्लाइंट के लिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट तो उनका ही होगा, तो वो भी हम इंतजार कर सकते हैं। लेकिन प्रदीप, इसमें आप जिस थर पार्कर के इलाके में आप रह रहे हैं, वहाँ से आप इस तरह की इंटरनेट ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो इंटरनेट सर्विसेज तो यहाँ पे हमारा कभी कभी बहुत बुरा हाल हो जाता है कि हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ऑनलाइन रहने के लिए, इंटरनेट सर्विसेज ये वो? बिल्कुल, ये तो मसले मसाइल तो हैं टेक्निकल, लेकिन ये है कि फिर इनको हल करने के लिए उधर अभी तो इंटरनेट आ गया है, फाइबर इंटरनेट जो है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, वो भी प्राइवेट कोई बंदा है उसने प्रोवाइड किया है, तो बस स्पीड है, वो काम चल जाता है। मतलब कभी कभार जैसे जूम की क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है तो डिफिकल्टी ज़रूर होती है, लेकिन हमें जो है, जो एक फ्रीलांसर को मतलब इतना हाई स्पीड इंटरनेट नहीं चाहिए होता, बस ये है कि एवरेज अगर वो सही कम्युनिकेट और सर्च कर सके चीज़ें, और वो हो सकता है इजीली मैनेज। सही, आपको नहीं चाहिए होता प्रदीप, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट का काम है कि आवाम तक ये सारी सहूलियात पहुंचाए, और थर में तो पानी पहुंचाने से भी जो है वो हम पीछे रह चुके हैं, तो इंटरनेट पहुंचाने में तो अभी शायद टाइम लग सकता है। खैर, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट प्रदीप। जो काम आप कर रहे हैं वहाँ पर लोगों के लिए, आवाम के लिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। उन इलाकों से जो लोग निकल के आएंगे, वो जाहिर सी बात है दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। विश यू ऑल टीम कि आप मजीद आगे नाम रोशन करें, थर पार्कर का नाम ऐसे ही रोशन हो और आगे हम मजीद ये सब काम कर सकें। खैर, फहीम, ये बात देख के बड़ा अफसोस होता है कि आप जैसे आपने जिक्र किया कि पानी नहीं पहुंचा सके, इंटरनेट सर्विस नहीं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं कुछ इलाकों में हमारे मुल्क के, हम वही अभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं। लेकिन फिर भी देखिए, अपनी मदद आपके तहत ये लोग प्राइवेटली काम कर रहे हैं और अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, आप एक बाज को जो है वो आप कैद तो कर सकते हैं पिंजरे में, लेकिन आप उसे उड़ने से रोक नहीं सकते। अगर वो बचपन से भी पिंजरे में रहेगा तो ये उसकी नेचर में है कि वो उड़े, और हम तो शाहीन है और वो भी इकबाल के, तो हमें आप जितना भी बंद करने की कोशिश कर लीजिए, जिस दिन पिंजरा खुलेगा हमने उड़ना ही है, और इंशाल्लाह उड़ेंगे। और आप देखें कि थर से बच्चे कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि हमारे पास थर के ज़करबर्ग भी जो है वो सहरा के यहाँ पर मौजूद हैं, और ऐसी स्टोरीज के साथ इंशाल्लाह आपके साथ हर सुबह मुलाकात होगी। फिलहाल वर्दा, हमारा वक्त आज का तमाम हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। फिर कल सुबह मुलाकात होगी, आपसे इजाजत दीजिए फिलहाल आज के लिए मुझे और फहीम को। कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे विद तला जतोई। दुनिया बोल है मैं। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।